तो आज की क्लास में कुछ हम 63 क्वेश्चंस लाइव डिस्कस करने वाले हैं। और आपको क्या करना है अपने एंड पे कि आप अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंटेन रखें कि भाई आज की क्लास में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। और ये आदत में डाल लो आप कि वेन एवर यू आर काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, सपोज you have attempted 50 questions, then have an account of that how many of those questions are wrong, कितने मेरे सही हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्या मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी बट आई कुड नॉट अप्लाई। जैसे कई बार आप कहते हो कि हाँ सर जल्दबाजी में गलती हो गई बोलने में या लिखने में या पता करने में। तो आप सभी का कंपटीशन अपने साथ है, तो अपनी परफॉर्मेंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, 3 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं और पीडीएफ मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट पीडीएफ, पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए जी आंसर करें प्लीज। मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क, हेमंत ran very fast, they fast in नवरात्रि for 9 days। मेरे ख्याल से टाइपिस्ट महोदय ने वर्क लिख दिया, फॉर अ वीक होना चाहिए था, बट एनीवे हो सकता है ना कई बार किसी काम के लिए लोग व्रत रख लेते हैं, तो सपोज वही उसी के लिए रख लिया उसने। फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट शब्द को कॉमन रखा गया है, बताना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। प्लीज कमेंट सेक्शन में वो लिखें आप। मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क, इसमें पहले में फास्ट क्या है, फास्ट शब्द का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, बहुत ही आसान। गौरव कह रहे हैं नाउन है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब शुभम को लग रहा है। ओके चलिए बिल्कुल। तो पहला वाला देखो, द फास्ट लिखा हुआ है, ये खुद ही आपको हिंट दे रहा है। द क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके पहले लगता है भाई, नाउन के पहले लगता है। तो ये वाला फास्ट जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्रत करना, तो फर्स्ट फास्ट इज नाउन। सेकेंड कह रहा है हेमंत रैन वेरी फास्ट, बहुत आसान ये भी भाई, हेमंत रैन वेरी फास्ट। रैन क्या है, दैट इज वर्ब, और वेरी फास्ट क्या हो गया, दैट इज एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। फास्ट जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये तरीका बता रहा है आपको। और वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपने जब डेफिनेशन की थी एडवर्ब की, तो ये चर्चा हमने की थी कि एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ एक एडवर्ब उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे एडवर्ब को भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में लिखा हुआ है दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days। तुरंत समझ आ रहा है कि दे क्या है, यहां पे दे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। सो दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days, यानी वे नवरात्रि में 9 दिनों तक फास्ट रखते हैं। तो ये वाला फास्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो बात क्या समझ आई कि फर्स्ट सेंटेंस में दैट इज नाउन, सेकेंड में क्या है एडवर्ब वही फास्ट शब्द, और थर्ड में वही फास्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देखते रहिएगा। आइए, Ritika has little knowledge of this subject. He is a little worried about his performance. बताइए, अब यहां पे कॉमन जो शब्द है वो है लिटिल। लिटिल शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, Ritika has little knowledge and he is a little worried about his performance.
आप खुद देख लो, उसकी प्लेसमेंट आपको समझा रहा है कि क्या होना चाहिए भाई। लिटिल नॉलेज जब आप कर रहे हो तो नॉलेज शब्द ज्ञान, दिस इज नाउन, और जो नाउन के पहले आकर के उसे मॉडिफाई करेगा वो क्या है, एडजेक्टिव। तो यहां पे ये लिटिल एडजेक्टिव है कि रितिका हैज लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। तो रितिका हैज लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी उसे ना के बराबर इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। जबकि वहीं फिफ्थ सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है कि ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। अब देखो यहां अ लिटिल आ गया, तो अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के चिंतित है। ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप, ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। पहले समझ लो इस स्ट्रक्चर को जरा। जब आप ये कहते हो कि भाई ही इज वरीड, ही इज एक्साइटेड, राइट, तो इस शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाती है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि इस ही का स्टेट बता रहा है कि वो चिंतित है। ही इज वरीड। और अब आपको पता है कि इस वरीड के पहले यहां पे क्या प्लेस हो गया है, लिटिल। तो भाई एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये जो सेकेंड सेंटेंस का लिटिल है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया कि भाई ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा चिंतित है। ठीक है, यहां पे कमेंट स्क्रीन पे स्टॉप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पिंकी, काजल, विश्वजीत, रोहित, शिवानी, आ जाओ। आई थिंक हर्स इज अ बेटर प्लान, आई थिंक हर्स इज अ बेटर प्लान एंड यू नो इट बेटर। यहां पे जो कॉमन शब्द है वो क्या है भाई, दैट इज बेटर। अभी आपको बताना है कि बेटर शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। सवाल का जवाब, आई थिंक हर्स इज अ बेटर प्लान। सभी को पता है कि बेटर जो शब्द है वो कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि फर्स्ट में जो बेटर आया हुआ है, बेटर प्लान, तो भाई प्लान शब्द इज नाउन, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बेटर प्लान, आई थिंक हर्स इज अ बेटर प्लान। अब देखो यहाँ पे हर्स जो है वो प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि मुझे लगता है कि उसका प्लान बेहतर है। एंड यू नो इट बेटर, अगेन इट्स वेरी इजी, बिकॉज आप क्या कह रहे हैं, यू नो इट, समझ आ गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तुम उसे जानते हो, कैसा जानते हो, तो बेहतर जानते हो। यू नो इट बेटर, ये बेटर किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसे आप क्या कहेंगे, यू विल कॉल दैट एडवर्ब। सो यू नो इट बेटर का बेटर जो है वो आकांक्षा नाउन नहीं है, दैट इज एडवर्ब। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है, स्कोर मैं बाद में पूछूंगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। he spoke in a loud voice and do not speak so loud, it's disturbing। लाउड शब्द को कॉमन रखा है मैंने, बताइए प्लीज। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, डिस्टरबेंस होगी अनावश्यक। बाद में हम बात करेंगे नाम की, यहां पे भी सवाल जवाब दें बस। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा भी नाम। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, विश्वजीत, अभिषेक, साइन, बताइए प्लीज। एट्थ में क्या है, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, तो वॉइस यहां पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर इज 8। लाउड वॉइस में वॉइस नाउन है, आवाज, और जो आवाज को मॉडिफाई करे वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एंड डू नॉट स्पीक सो लाउड, डू नॉट स्पीक सो लाउड, इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे डोंट स्पीक, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, स्पीक वर्ब हो गया, सो लाउड, राइट। तो यहां पे लाउड क्या है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, बोलने का तरीका। डोंट स्पीक सो लाउड, राइट। और सो यहां पे अगर मैं पूछूं तो क्या है, दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि इतनी ऊंची आवाज में ना बोलो, ये डिस्टर्बिंग है। चलिए बहुत अच्छे, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब।
आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो हम चीजों को रटेंगे नहीं कि ये होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट। अब देखो बचपन से रटे हुए थे कि भाई बेटर जो है गुड एडजेक्टिव है, बेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। लेकिन ये भी समझ में आएगा कि बेटर जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बेटर इज अ कंपैरेटिव एडवर्ब। हरदेव अभी फीस पूछ रहे हैं। फीस 1199 ही है अभी भी हरदेव। 1199 में 1 साल के लिए आपके पास सारे लेक्चर्स बने रहेंगे सिस्टमेटिक। चलिए, आई एम ईटिंग पुलाव। ओ माय गॉड, फिर हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी। पुलाव, गिव मी सम मोर, एंड सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द वीकेंड बैच। तो क्वेश्चन नंबर 10, आई एम ईटिंग पुलाव, गिव मी सम मोर। नाउ द सम वर्ड इज रेफरिंग टू व्हाट? किसकी तरफ रेफर कर रहा है? पुलाव की तरफ। आई एम ईटिंग पुलाव। भाई प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। तो गिव मी सम मोर। तो दिस सम इज रेफरिंग टू व्हाट? पुलाव। पुलाव इज नाउन। गिव मी सम मोर। अब यहां पे भी देखो मोर जो है वो एडवर्ब के तौर पे गिव को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं पुलाव खा रहा हूं, मुझे थोड़ा और दे दो। तो सम पहले वाले केस में प्रोनाउन हो गया, जबकि वहीं 11th क्वेश्चंस में आप क्या देख रहे हैं, जो सेकंड हमारा सेंटेंस है सम के साथ, दैट इज एडजेक्टिव। सम स्टूडेंट्स कहा है आपने, सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज नाउन एंड वॉट एवर कम्स बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइज दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडजेक्टिव। सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर मैं थोड़ा और पर्टिकुलर हूं तो हम इसे कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी वो शब्द जो कि आपको संख्या का बोध कराते हैं लेकिन किसी निश्चित संख्या का नहीं। क्योंकि जब मैं सम स्टूडेंट्स कह रहा हूं तो आई एम, यहां से ये जानकारी नहीं मिल रही कि 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स, राइट? सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक नंबर, you are just talking about indefinite numerals. So some students, second sum is adjective, first sum is pronoun, right? तो ध्यान में रखें ये pronoun है और ये second one is adjective. आइए आगे बढ़ते हैं। She is in the right and boss is always right. She is in the right, boss is always right. सही जवाब। बहुत एडजेक्टिव एडवर्ब, शी इज इन द राइट लिखा है भाई, कहां पे ध्यान है? बहुत बेसिक। द लगा हुआ है, ये राइट नाउन है। शी इज इन द राइट, इसका क्या मतलब है कि वो दाईं तरफ है। यहां पे राइट का इस्तेमाल आप दिशा या साइड को बताने के लिए कर रहे हैं। शी इज इन द राइट, वो दाईं तरफ है, ये इसका मतलब हुआ। तो पहला वाला जो राइट है दैट इज नाउन। और 13 में क्या हो गया कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। अब यहां पे क्या है भाई? ये मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए सभी का। पहले दिन में ही हमने इस बात की चर्चा की थी कि जब ये इज अकेला है तो ये क्या काम कर रहा है भाई? ये स्टेटिव या लिंकिंग वर्ब है। और यहां पे ये बॉस नाउन है, राइट? बॉस नाउन है, इसी बॉस की क्वालिटी बताई जा रही है यहां पे इस राइट के जरिए कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये सेकेंड राइट इज व्हाट? एडजेक्टिव। तो पहला राइट नाउन है, दूसरा राइट एडजेक्टिव है। बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट? चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंस शी सेज सो आई बिलीव इट, क्या मतलब हुआ? क्योंकि वह ऐसा कहती है इसलिए मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। एंड माई फादर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। सिंस के बारे में बताना है आपको। 14 नंबर जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है, जिससे क्लैरिटी रहे मुझे भी कि आपका क्या स्कोर चल रहा है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच डज हैव इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। फ्रेज शब्दों का वो समूह था जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, लेकिन क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है और एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन पार्ट होते हुए भी अपने आप में सेंटेंस होता है क्योंकि उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो आपको उस निगाह से समझ में आ रहा है कि यहां पे
सिंस से जो बात शुरू हो रही है 14 में, ये एक क्लॉज है, सिंस शी सेज सो आई बिलीव इट, और दूसरा क्लॉज क्या है, आई बिलीव इट, राइट, दैट इज द सेकेंड क्लॉज। तो ये जो सिंस है, दिस इज कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। हमने पहले भी चर्चा की थी मौखिक रूप से कि भाई अगर आप एक कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आप कॉमा बीच में लगाते हैं, और अगर कंजंक्शन बीच में आता है तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आई बिलीव इट सिंस शी सेज सो, मैं विश्वास करता हूं। क्यों विश्वास करता हूं, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। तो ये सिंस जो हो गया ये कंजंक्शन हो गया। जबकि वहीं पे दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं माई फादर हैज बीन इल सिंस येस्टरडे। अब यहां पे सिंस का इस्तेमाल किस तौर पे हो रहा है भाई, ये येस्टरडे दिन का नाम, नाउन, और जो नाउन के पहले आए ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो बचपन से जो हम पढ़ रहे हैं ना सिंस और फॉर के यूसेस, कि भाई पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हो, बिल्कुल वही फंडा है। तो वहां पे सिंस जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, जबकि यहां पे जो सिंस है वो एडवर्बियल क्लॉज है। आपको आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्लॉज जब समझाऊंगा। तो और एडवर्बियल क्लॉज हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। तो यहां पे जो सिंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर है कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन? परमजीत, यस। काजल, दैट्स नॉट एन एडजेक्टिव, सिंस एडजेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन है, ये स्टर्डे से पहले आया हुआ है। सिंस 10 o'clock, सिंस जो भी हम लगाते हैं ना, फिक्स टाइम, समय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अबव का इस्तेमाल किया है मैंने यहां पे, अबव को का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें। और बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आपके मेट्रो रेलवे के जो डीएमआरसी के एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। बहुत सारे टीचिंग वाले एग्जाम के अंदर जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे भी आपको इन तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इवन 2 साल पहले शायद किसी डीएमआरसी में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट ने कहा कि सर आप जिस तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे लग गए हैं। वो आइडेंटिफाई करने को देते हैं अंडरलाइन करके कि ये क्या है। तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल बच्चे को बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वो पहचान सके। एनालाइज द अबव सेंटेंस, द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। सिविल लॉ है वो, इवल लॉ नहीं है। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब मैं देखता हूं कितने लोग ये सही बताते हैं। 16, 17, 18 अबव। देखो, एनालाइज द अबव सेंटेंस बहुत बेसिक है। 16 का जो अबव है, अबव सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस शब्द नाउन हो गया और अबव उसके ऊपर क्या आ गया भाई, एडजेक्टिव आ गया। तो पहला वाला अबव तो एडजेक्टिव हो गया। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ, ठीक है। यानी जो आपकी नैतिकता है वो किसी भी देश के कानूनी जो नियम हैं उनसे तो बेहतर ही, आप इंसान हैं, आपको पता हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात की जा रही है। तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, सिविल लॉ का रिलेशन किससे बताया जा रहा है, मॉरल लॉ के साथ। क्या डेफिनेशन की थी हमने कि भाई प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन, अब देखो पढ़ाई का कितना फायदा उठ रहा है, जो कल फ्रेज पढ़ा है आपने। अब सिविल लॉ जो है ये क्या है, ये यहां पे एक शब्द तो है नहीं, तो आप इसे नाउन नहीं कह सकते, आप इसे क्या कहोगे, ये एनपी है, नाउन फ्रेज है। तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज दोनों से पहले कर सकते हैं। ये नाउन फ्रेज हो गया, उसके पहले ये अबव आ गया, और इसका रिलेशन मॉरल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन हो गया। एंड आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। अब ये अबव हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, भगवान की तरफ, स्थान की तरफ, कि हमारा आशीर्वाद ऊपर से आता है। तो यहां पे फ्रॉम अबव जब आपने लिखा है, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। अगर बच्चा रटेगा तो वो रट सकता है कि फ्रॉम भी प्रेपोजिशन होता है, अबव भी प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में अबव किसका काम कर रहा है, नाउन का। यहां फ्रॉम प्रेपोजिशन है
फ्रॉम प्रेपोजिशन है, जबकि फ्रॉम अबव जो कर रहे हैं आप, अबव से एक स्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या है नाउन की डेफिनेशन? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये अबव क्या हो गया? ये नाउन हो गया, और इस नाउन के पहले प्रेपोजिशन आ गया। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन, अबव यहां पे क्या है? नाउन। तो फर्स्ट अबव एडजेक्टिव, सेकेंड अबव प्रेपोजिशन, एंड द लास्ट अबव इज नाउन। सभी को क्लियर है? परमजीत 16 में समझ नहीं आया, उसमें तो बिल्कुल नहीं समझना था भाई कुछ। एनालाइज द अबव सेंटेंस। क्या एनालाइज करना है? ऊपर वाले सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य है, नाउन, नाउन के पहले जो मॉडिफाई कर रहा है कौन सा सेंटेंस? नीचे वाला, ऊपर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला? जो नाउन को मॉडिफाई करे तो ये उसी को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया परमजीत? सभी को क्लियर है? 18th में अबव नाउन है, स्थान की तरफ इशारा कर रहा है, स्थान के नाम की तरफ। अबव के सहारे आप जो है वो भगवान की बात कर रहे हैं। चले, एवरीबडी इज क्लियर? शिवानी, अनामिका, मानसी? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अबव 18th में अबव के सहारे आप ऊपर वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इस पे बनता है। कई बार आप देखोगे कि सेंटेंस में अगर गॉड की तरफ इशारा किया जा रहा है, कोई भी सेंटेंस है मान लो, राइट, कोई भी सेंटेंस है, और यहां पे गॉड के लिए ही का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखोगे सेंटेंस के बीच में भी ही का एच कैपिटल होता है, राइट। तो उससे ये पता लगता है कि भाई यहां पे ही जो है किसको रेफर कर रहा है? वो गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये चीजें समझनी है आपको। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। 17 में क्या प्रॉब्लम है जय? इतने अच्छे तरीके से समझाया, कल की क्लास नहीं देखी है तो प्रॉब्लम होगी। कल शायद मेरी अभी टीम ने बताया कि कल की क्लास भी शायद ऐप पे भी फ्री नहीं थी, तो शायद जो स्टूडेंट अभी एडमिशन नहीं लिया है उन्होंने और ये वाली क्लास देख रहे हैं लाइव, तो उनको दिक्कत आ रही होगी। तो देख लीजिएगा, पीछे का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये नाउन फ्रेज है, प्रेपोजिशन नाउन से पहले पोजीशन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेट की तरफ। ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल स्पोक इन योर फेवर। बिल्कुल आ सकता है रुद्र, बिल्कुल आ सकता है प्रेपोजिशन। ऑल मेन आर मॉर्टल एंड ऑल स्पोक इन योर फेवर। सही बताना भाई। ये निशा, पहला एडजेक्टिव तो सही है, एडवर्ब कहां से लग रहा है ऑल? आपको बताओ जरा मुझे। मुंज इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आदिल एडजेक्टिव। सेकंड क्या है? मानसी इज करेक्ट, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। अभिषेक करेक्ट। बिल्कुल, अभी सभी को क्लियर है? बिल्कुल, मयंक सेकंड वाला प्रोनाउन है। तो देखो एक ही शब्द, लेकिन पॉइंट वही है कि जब आप ऑल मेन कह रहे हैं, ऑल मेन कह रहे हैं, तो मेन यहां पे क्या है? नाउन, और ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। जाहिर तौर पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां पे किसी निश्चित संख्या की बात तो नहीं करी जा रही, सभी को एक साथ इशारा कर रहे हो आप। तो ऑल मेन, जबकि दूसरे सेंटेंस में साफ साफ क्लियर है कि जब आप ऑल स्पोक कह रहे हो, ऑल स्पोक, स्पोक क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता कौन है भाई? नाउन बनेगा या नाउन का कोई इक्विवेलेंट? नाउन का इक्विवेलेंट कौन होता है? नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन होता है? दैट इज प्रोनाउन। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि ये ऑल जो है ये यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो पहला ऑल एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन। चलिए जी, एंड लास्ट सेट शायद, हाँ जी बिल्कुल। एनी शब्द का इस्तेमाल 3 सेंटेंसेस में किया है मैंने, और आपको यहां पे बताना है कि एनी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। इज दिस ऑप्शन एनी बेटर? एनी ऑफ यू is not selected for this job, you can get this article at any shop of this locality. Tell me. बिल्कुल करेक्ट चाहिए सभी के जवाब। अपने आप से भी ये वादा किया करो आप कि मुझे गलतियां नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल रुद्र, आपके कमेंट शो हो रहे हैं। गौरव, सूरज, हैप्पी, शिवम।
आज ये लास्ट क्लास है फर्स्ट वीक के बेसिक्स क्लासेस जो ऐप पे फ्री हैं। अब इसके बाद आपको मंडे से क्लासेस फ्री नहीं मिलेंगी, बैच में ही मिलेंगी। चलिए बहुत अच्छा है, आइए देख लेते हैं। देखो, इज दिस ऑप्शन एनी बेटर? इज दिस ऑप्शन एनी बेटर? 21st क्वेश्चन। क्या ये ऑप्शन पिछले वाले से थोड़ा बेहतर है? तो यहां पे ये बेटर शब्द क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एनी यहां पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक्चुअली एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, जैसे सभी को पता है कि हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाउ। लेकिन जब आप कहते हो हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, तो अब यहां पे अगर पूछा जाए हाउ क्या है, तो क्या यहां पे हाउ सवाल पूछ रहा है क्या? जब आपने कहा हाउ ब्यूटिफुल शी इज, नो, डेफिनेटली नॉट। ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, एंड हाउ इज एक्चुअली इनहेंसिंग द डिग्री। हाउ जो है वो ब्यूटिफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है, तो ये क्या बन गया यहां पे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। कुछ भी रटना नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन द यूसेज। फ्लोरेंस पेमेंट नहीं हो रहा, सौरभ पेमेंट नहीं हो रहा, क्यों पेमेंट नहीं हो रहा भाई? क्या दिक्कत है? अब तो ओटीपी वाली प्रॉब्लम दूर हो गई है। एनीवे, अभी बाकी बात कर लेंगे। बैच के बारे में जो भी पूछना होगा लास्ट के 5 मिनट में पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा खुद। एक बार मैं फिर पोस्टर लगा दूंगा आज कि जो भी पूछना होगा आप पूछ लें। हाँ जी, तो ये सभी को समझ में आ गया। इज दिस ऑप्शन एनी बेटर? दिस ऑप्शन यहां पे नाउन था, राइट? नाउन फ्रेज, सबको समझ आ रहा है, ये वर्ब है, और यहां पे इसका स्टेट बताया जा रहा है कि ये बेटर है क्या, और इसको और डिग्री कौन बढ़ा रहा है? एनी बेटर। यानी पिछली बार जो तुमने मेरे को ऑप्शन दिया था या चीज दी थी, क्या उससे ये थोड़ा बहुत बेहतर है? तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। 22nd में अगर हम बात करें, एनी ऑफ यू इज नॉट सेलेक्टेड। अब देखो, यू बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यू का मतलब तुम भी है, तुम दोनों भी है, तुम सब भी है, राइट? सो इंग्लिश इज नॉट एज साइंटिफिक एज संस्कृत इज। जैसे वहां पे संस्कृत में तो आप देखते हैं सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, वहां पे एक के लिए, फिर दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए व्यवस्था है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। फर्स्ट पर्सन के लिए तो आपके पास सिंगुलर और प्लूरल है, आई एंड वी, मैं और हम, बट सेकेंड पर्सन में बिल्कुल गरीबी छा जाती है इंग्लिश में, एंड वी हैव ओनली यू। मीन्स व्हाट? कि इसी यू के सहारे हम एक की भी बात करते हैं, मतलब तुम दोनों, तुम सब, सबको एड्रेस इसी यू के सहारे करते हैं। बट यहां पे साफ साफ समझ आ रहा है कि जब हम एनी ऑफ यू कह रहे हैं, तो ये यू प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल कॉमन सेंस में अगर आपको पूछे कोई कि बेटा अगर कहा जा रहा है एनी ऑफ यू इज नॉट सेलेक्टेड, मैं यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कॉमन सेंस बता रहा है कि ये प्लूरल है, क्योंकि हम बहुतों में से ही हर एक की बात करेंगे कि तुम सब में से कोई भी इस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पे एनी ऑफ यू जब कह रहे हैं आप, तो यू प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को ये हर एक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एनी को हम यहां कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, राइट? और थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा? यू कैन गेट दिस आर्टिकल एट एनी शॉप ऑफ दिस लोकेलिटी। एनी शॉप कितना आसान है पता करना भाई, बिकॉज आप एनी शॉप जब कह रहे हैं, तो शॉप जो है दैट इज नाउन, और ये क्या हो गया? वही एनी, इधर एडजेक्टिव हो गया कि ये जो सामान है ये इस लोकेलिटी की किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। एनी शॉप, तो द सेम एनी इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। सो वी हैव एनी, पहला वाला एनी एडवर्ब, दूसरा वाला एनी प्रोनाउन, और तीसरा वाला एनी क्या है? दैट इज एडजेक्टिव। चलिए जी, अरुण सर आपकी वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी होती जा रही है, चलो बहुत अच्छी बात। नाउ टेल मी योर स्कोर। आउट ऑफ 23 हाउ मेनी हैव यू गॉट करेक्ट? नाउ आई कैन सी योर नेम्स, एंड तो शायद मैं नेम ना ले पाऊं क्योंकि बहुत ज्यादा नाम आएंगे अभी। मैं बस स्कोर कार्ड देखूंगा। 15 सही हैं, 16 सूर्यकांत के, दीपक के 15, जय के 15, मुंज के 17, 20, दीपक 15, 19, 20, 18, 12,
12 कौन है भाई? राहुल। कैसे इतनी गलती होगी? 19, 20, 18, 15, 20, 15, 14 आउट ऑफ 23। शुभम 15, 15, अभिषेक 20, अब दूसरे अभिषेक 20। सर आपकी वजह से 20 है अरुण। अरे भाई मेरी वजह से सभी के साथ है ना, जो 21 लेके आ रहे हैं उनको ही पढ़ा रहा हूँ और जो 15 लेके आ रहा हूँ उन्हें ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपकी वजह बहुत होती है। मयंक सर आपने जो पढ़ाया उसी से है, चलो बहुत अच्छी बात। मोहित 15, 15, 15, 17, ओके इधर भी देख लो, मैं अपने 17 के बैच 20, 21, 20, 23 सीडीएस में 18 करेक्ट है। शुभम बहुत अच्छी बात। शुभम कह रहे हैं सर इसी पैटर्न पे सीडीएस में 19 और 20 में क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ बिल्कुल, अब हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन। अब देखो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब 18, 15, 19, 20, 17। सौरभ मैं एक बार बात कर लेता हूँ, पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ मोहम्मद ले लिया आपका नाम भाई। सौरभ के 20 सही हैं, आकाश 15, योगेश 15, सत्या 21, सर्वर 18 करेक्ट, बहुत अच्छा। चलिए जी, तो ये हमारा पहला सेक्शन था जहां से हमने इस बैच की शुरुआत की थी। जो ज्ञान हमने लिया था सबसे पहले कि भाई हम एक वर्ड को पहचानना सीखें, और वर्ड के बाद अब अगला पड़ाव है वर्ड्स का ग्रुप, फ्रेज। तो उसका ज्ञान कल आपने डिटेल में लिया है, अब हम उसको भी टेस्ट करने चलते हैं। और अगेन आपने काम वही करना है, अपना स्कोर कार्ड देखते चलना है। चलो बहुत अच्छी बात। इनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देना परमजीत। बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ये क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे साथ के साथ हैंडआउट में। चलिए ठीक है, मैं पेमेंट के लिए बात कर लेता हूं एक बार। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं क्यों पेमेंट में दिक्कत आ रही है। आई विल टॉक टू द टीम। आइए अब बढ़ते हैं हम फ्रेजेस की तरफ। आ जाओ। अब क्या दिख रहा है? अब रेड कलर में आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक वर्ड नहीं है, कहीं 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको कहने के लिए, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे वर्ड्स। मैं हर तरह की गरीबी दूर कर दूंगा अरुण, वोकैबुलरी की भी, ग्रामर की भी, और अंग्रेजी के समझ की भी। एक बार स्ट्रक्चर पे कमांड आ जाती है फिर हमारी समझ बढ़ जाती है। आइए अब बाकी की बातें नहीं, यहां पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 10 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूं। यू हैव 3 मिनट्स फॉर दीज 10 क्वेश्चन। आई विल नॉट स्पीक इन दोज 3 मिनट्स। आप इस 3 मिनट के दौरान अपने कमेंट सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते चले जाइए। आपको नाउन फ्रेज लग रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज लग रहा है, या एडवर्बियल फ्रेज लग रहा है, बस 3 को ही पहचानना है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कल ही हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई अगर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम एक शब्द के बजाय शब्दों का समूह करने लग जाए तो हम उन्हें फ्रेज कहते हैं। चलिए टेल मी नाउ। मैं अभी बात नहीं करूंगा, आपको ये बात बताई थी। टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स, सेकेंड थिंग इज व्हाट, सेकेंड स्टेप इज लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल्स, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, apply the ज्ञान of basics in a pressurized situation. That is why I told you people कि 10 क्वेश्चंस को 3 मिनट में आंसर करो आप। तो इससे आपका दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है, और आप किसी भी एग्जाम, सीडीएस हो, अभी जैसे हमारे दोस्त ने कहा यहाँ पे कि सर 2019-20 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो कोई भी, इसीलिए कहा गया इंग्लिश स्पेशल है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। 8 तक पहुंच चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और घर पे भी जो आपके पास बुक्स हैं, इन सारी क्लासेस के बाद, हर चैप्टर के बाद ये कोशिश करना कि भाई वहां से क्वेश्चंस को खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, और प्रेशराइज सिचुएशन में। तो उससे मैंने बोल दिया है टीम को, पेमेंट की वजह, पेमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है शायद आप लोगों को। चलिए जी, कौस्तुभ एसबीआई पीओ के लिए बेसिक्स तो खैर यही हैं, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैवी हो जाते हैं, तो यू कैन कम टू माय कॉम्प्रिहेंशन बैच, उसमें आपका एसबीआई पीओ कवर हो जाएगा। चलिए जी, नाउ लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। योर अप्रोच इज वेरी यूजफुल इन दिस सिनेरियो, बिल्कुल आसान। योर अप्रोच सबको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई? इज वर्ब है, वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन।
नाउन कब कहेंगे? जब एक शब्द होगा, क्योंकि दो शब्दों का समूह यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। योर अप्रोच इज वेरी यूजफुल इन दिस सिनेरियो। वेरी गुड अभिषेक। I met my brother living in Delhi. I met my brother living in Delhi. Second question. अब यहां पे ये जो living in Delhi है, living in Delhi है, ये किसका काम कर रहा है भाई? ये मेरे भाई के बारे में जानकारी दे रहा है। My brother, this is noun, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसे क्या कहोगे? एडजेक्टिव फ्रेज। यानी मैं कौन से भाई को मिला? वो वाला भाई जो कि दिल्ली में रहता है। जैसे वही था ना कि ही बॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां मेड ऑफ गोल्ड क्या था? एडजेक्टिव फ्रेज था जो कि उस रिंग के बारे में बता रहा था। या ऐसे ही मैं कौन से भाई को मिला? वही जो दिल्ली में रहता है। तो लिविंग इन दिल्ली, दैट इज द ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड्स। इट इज मॉडिफाइंग द ब्रदर, माई ब्रदर, एंड सो इट इज एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली साजिद, lot of teachers across the country actually take my batches and they send me their messages as well. कई को तो सिलेबस का पहली बार पता लगा और वो अपने अपने शहरों में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बैचेस में बहुत सारे टीचर्स हैं और मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, आप इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आपको मदद करेगा साजिद। बट पहले अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। She is a candidate of great promise. Again, it's very easy to figure out because she is a candidate. Candidate is noun of great promise. जैसे आप सुनते हो, she is a promising candidate, right? So अभी जब हम कह रहे हैं she is a promising candidate, so promising adjective के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन अब promising candidate की जगह पे हमने क्या कहा? She is a candidate of great promise. तो ये तीन शब्दों का समूह आ गया। थर्ड भी बहुत आसान है, adjective phrase, विशेषता बता रहा है। This is again एडजेक्टिव फ्रेज। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सेलेंट पेट्स। मेक क्या है? वर्ब। वर्ब के पहले जो आएगा वो क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन फ्रेज। तो फोर्थ में डॉग्स और कैट्स को कंबाइंड मैनर में नाउन फ्रेज हो गया। माई मदर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। माई मदर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल, तो अब यहां पे क्या नजर आ रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज व्हाट? दैट इज नाउन फ्रेज। कल ही समझाया था आपको ये, माई फादर इज ए डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट। तो क्या समझ आया था कि अब यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन में नाउन फ्रेज तो है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भाई? मेरी माँ। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। माई मदर, ये भी नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट। लेकिन मेरी माँ है क्या? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहां पे नजर क्या आ गया कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, ये माता जी का परिचय है कि वो क्या हैं। यानी यहां पे ये जो शब्द है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये नाउन फ्रेज है जो कि काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज माई यंगर ब्रदर एट ऑल द स्वीट्स। अगेन वेरी इजी। यंगर ब्रदर वर्ब से पहले आया है, क्या बन गया? सब्जेक्ट, इट्स नाउन फ्रेज। माई सिस्टर रिकमेंडेड, तो चलो मैं लिखते भी चल रहा हूं, आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को भी गेज करते चलेंगे। इतने सारे लोग हैं, आप सबका देखना बड़ा मुश्किल है, आप अपना देखते चले, मैं यहां एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में दिस इज नाउन फ्रेज एज इन सब्जेक्ट, माई यंगर ब्रदर। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि माई सिस्टर रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। अब देखो, माई सिस्टर सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट। रिकमेंडेड क्या हो गया? दैट इज वर्ब। रिकमेंडेड इज व्हाट? वर्ब। डबल एम है, लिखने में छूट गया, सही कर लेना उसको। अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, अब रिकमेंडेड वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट कि क्या जो है रिकमेंड किया है मेरी बहन ने। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन गया? तो ये जो लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव बुक, यानी जिसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में चीजें बताई गई हैं, ये क्या हो गया? दैट इज नाउन फ्रेज। काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अगला, आई डोंट लाइक बायस्ड पर्सपेक्टिव, यानी मुझे नहीं पसंद है क्या? बायस्ड पर्सपेक्टिव। तो बहुत आसान, राइट? आई डोंट लाइक किसका पार्ट हो गया भाई? वर्ब का पार्ट हो गया। वर्बल फ्रेज, वर्ब की कैटेगरी के सारे शब्द कंबाइंड मैनर में।
वर्ब, और इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, कि मैं क्या पसंद नहीं करता हूं भाई, तो बायस्ड पर्सपेक्टिव, बायस्ड पर्सपेक्टिव मुझे पसंद नहीं आते, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। कैसे बना है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से, पर्सपेक्टिव नाउन, बायस्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बन गया भाई, नाउन फ्रेज। काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। पूरी क्लैरिटी, कहीं तुक्का नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, ध्यान देना, एक नया टर्म यहां पे सीखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, वी कंसिडर आवर पपी आवर बेबी, वी कंसिडर, ये मैंने पिछले बैचेस में भी ये सेंटेंस दिया हुआ है, आवर पपी आवर बेबी, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं आप। क्या है कॉन्सेप्ट वो भाई, द कॉन्सेप्ट इज कि देखो, सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, वर्ब कोई दिक्कत नहीं, आवर पपी ऑब्जेक्ट हो गया, कि हम किसको कंसीडर करते हैं, अपने पपी को, तो ये नाउन फ्रेज ये भी है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है आपसे, मैंने आवर बेबी पूछा है। ये आवर बेबी जो है, दिस इज ऑल्सो एनपी, नाउन फ्रेज, और ये काम किसका कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। जैसे ऊपर अभी हमने जब सेंटेंस लिखा था, माई मदर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वॉज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्ट माई मदर की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। लेकिन यहां पे ये आवर बेबी क्या है भाई, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये आवर पपी की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, कि हम अपने पपी को क्या मानते हैं, यही था ना सेंटेंस, यस वी कंसीडर, तो हम अपने पपी को अपना बेबी मानते हैं, उसको बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब मोटे तौर पे बात क्या समझ आ गई, वही जो चार बातें हैं नाउन के रोल में, ये नाउन सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का भी, ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का भी नाउन, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का पूरक होता है, और ऑब्जेक्ट का भी पूरक होता है। ये ध्यान में रखना है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव से कंफ्यूज मत करना, एडजेक्टिव विशेषता बताता है। तो दिस इज नाइन्थ। एंड टेंथ क्वेश्चन क्या है कि द स्टूडेंट स्टडीड ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब यहां पे सवाल पूछोगे आप कि व्हेन डिड द स्टूडेंट्स स्टडी, कब पढ़ा स्टूडेंट्स ने, यानी ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक, ये चार शब्दों का समूह काम के होने का समय बता रहा है। मतलब दिस इज मॉडिफाइंग द वर्ब एंड इट्स टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ द एक्शन, राइट। व्हेन डिड द स्टूडेंट्स स्टडी, सो द आंसर इज ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, दिस इज एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, राइट। So that's the case out here. Ravi, this is your first live class. Welcome, welcome to the class. And now let's move to the next set. आइए, अगला 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट आपके सामने है। एंड नाउ यू नीड टू टेल मी, स्कोर कार्ड में सबसे बाद में पूछूंगा, तभी मत बताना कि 10 में कितने सही हुए, बाद में बताना, पहले क्वेश्चन देखो और सही आंसर करने की कोशिश करो, फ्रेजेस पहचानो। हाँ जी, पेमेंट बिल्कुल स्मूथली हो रही है, अभी टीम ने इन्फॉर्म किया है। जितने यहाँ पे मैसेज आए थे आप चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद, अभी यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। विष्णु, दैट इज योर कॉल कि आपको लेना है या नहीं लेना है।
बीओडी बैच ले लिए हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें मैं हर एक चैप्टर में कंटेंट अपडेट करूंगा। अभी जैसे देखा आपने आज जो आपका पहला हैंड आउट था वो अभी तक किसी बैच में डिस्कस नहीं हुआ था, मैं मौखिक करा देता था, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में भी क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, नंबर्स बढ़ गए हैं, तो ऐसे एक तरीके से पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो चेंज हो जाएगा इस बैच में। आप पीछे किसी भी मेरे बैच में पढ़े हों, ये 23वां इंग्लिश स्पेशल बैच है और डेफिनेटली इसमें काफ़ी संख्या में मेरे बैचेस रहे हैं। 15 तक पहुंच चुके हैं। ओके विष्णु, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत अच्छी बात। जहां पे भी हैं हमें उससे बेहतर पहुंचना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए जी, सो टाइम इज अप, 3 मिनट का जो समय था आपका। और मनराज फीस के बारे में इंफॉर्मेशन सब पहले डिस्कस हो चुकी है, अभी लास्ट में बता दूंगा मैं। चलिए, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम शी मिस्ड हर फ्लाइट। बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, ये बताना है आपको कि किस तरह का फ्रेज है। हाँ जी, शी मिस्ड हर फ्लाइट, उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। फ्लाइट मिस होने का कारण क्या है, यानी फ्लाइट मिस होना, मिस इज व्हाट, वर्ब, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और यहां पे ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारण बताया जा रहा है कि उसकी फ्लाइट क्यों मिस हो गई। सो इन द क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। पूरा पूरा लिखना कि बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आए, कहीं कोई तुक्का नहीं मारना है हमें। तो ट्रैफिक जैम की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई। मिस होना इज अ वर्ब, इस वर्ब के होने का कारण, वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब। अगला है अंडरलाइन द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस इन दिस आर्टिकल। बहुत आसान, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखा हुआ है भाई। सेंटेंसेस नाउन है, आया ना, सेंटेंसेस इज नाउन, और यहां पे क्या लिखा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ये दोनों शब्दों का समूह किसका काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज इन एडजेक्टिव, तो क्या बोलोगे आप, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। 13 सेंटेंसेस, द पेशेंट अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड फीवरिश। वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ भी हुई है। कुछ लोग एडजेक्टिव बोल रहे हैं, कुछ एडवर्ब बोल रहे हैं। आइए समझ लेते हैं। देखो यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जैसे अब वो वर्ब चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पता है, होना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये अकेले इस्तेमाल होते हैं तो स्टेटिव वर्ब हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं, यानी वो किसी एक्शन की बात नहीं करते, वो किसी चीज की अवस्था का बोध कराते हैं, आपको उसकी जानकारी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपीयर्स का इस्तेमाल हुआ है। अब अपीयर स्टेटिव वर्ब है, और आपको पता है कि स्टेटिव वर्ब को हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं करता। अब यहां पे हमारा जो बेसिक ज्ञान है उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। हमने बचपन से रटा कि जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब, उसे एडवर्ब कहते हैं, कोई इनकार नहीं। बट किस तरह के वर्ब को जो मॉडिफाई करे, जो एक्शन वर्ड को मॉडिफाई करे, वो कैसा खेलता है, उसने कैसा परफॉर्म किया, राइट, कैसा गाना गाया, तो वहां पे जब आप बता रहे हैं तो वो एडवर्ब हो गया, वो एक्शन वर्ड है। लेकिन अपीयर एक्शन वर्ड नहीं है, प्रतीत होना, मालूम पड़ना, जान पड़ना, ये सब क्या है, किसी चीज के स्टेट बता रहे हैं आप। और स्टेट को हमेशा क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो यहां पे लिखा क्या था कि द पेशेंट अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड फीवरिश। तो यहां पे डिहाइड्रेटेड एंड फीवरिश जो है ये क्या है भाई, ये दोनों शब्दों का समूह इज एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है ये, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर द पेशेंट की अवस्था बता रहा है कि वो पेशेंट कैसा प्रतीत हो रहा था। कैसा प्रतीत होता है कि डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, और फीवरिश है, उसे बुखार सा है। ये बिल्कुल वही फंडा है जैसे आपको कोई पूछे कि भाई अगर सेंटेंस लिखा जाए इट सीम्स करेक्ट या करेक्टली, आप किसके साथ जाओगे बताओ मुझे। करेक्ट और करेक्टली अगर चॉइस दे दी जाए आपको इस सेंटेंस में, तो आप किसके साथ जाएंगे, इट सीम्स करेक्ट और इट सीम्स करेक्टली।
फटाफट आंसर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली, मोनजादेल अनामिका, ये करेक्ट ही आएगा यहां पे। अब बच्चा सोच रहा है बेचारा कि भाई यहां तो सीम्स लिखा हुआ है, सीम्स वर्ब है, वर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है, एडवर्ब में इन जनरल एलवाई लगता है, नहीं यहां पे नहीं लगेगा। यहां करेक्ट सही है, करेक्टली नहीं। इट सीम्स, कोई पूछे इट सीम्स ट्रू और ट्रूली, इट सीम्स ट्रू, ये सच मालूम पड़ता है, ट्रू एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, उमेश, अभिषेक, जय, अमित, जायद, प्रीत, घनश्याम, करेक्टली नहीं, करेक्ट। आ जाओ अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 13 के बाद सेंटेंस नंबर 14। सुनील सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इतने दिन के बाद, बहुत अच्छी बात। चलो, एट द लाइब्रेरी द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट हर मदर। तो द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड एट हर मदर, लेकिन कहां पे चिल्लाई वो, काम के होने की जगह क्या है, एट द लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपका रेड कलर का बोल्ड 3 शब्दों का समूह है वो क्या है, दैट इज एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। कहां चिल्लाई, आ जाओ 15th नंबर की क्वेश्चन में। दिस फिल्म कॉल्स फॉर यंग एंड वाइब्रेंट एक्टर्स, बहुत इजी है, एडजेक्टिव फ्रेज है, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं है। एक्टर्स की बात हो रही है, एक्टर्स के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। शी वॉन्ट्स टू विजिट हर फैमिली, बहुत आसान, कल ही किया था हमने जब एग्जाम्पल ले रहे थे भाई। शी वॉन्ट्स, वर्ब क्या चाहती, वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी नाउन फ्रेज है। 16 में नाउन फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मेन वर्ब के। 17th में हिज एडवाइस इज वेरी यूजफुल इन दिस सिनेरियो। अब पूछा जाए व्हाट इज, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो 17वें में नाउन फ्रेज है जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। 18वां क्वेश्चन, आई मेट हिम अ फ्यू मंथ्स बैक, बहुत आसान है, कल हम जब एडवर्बियल फ्रेज का एग्जाम्पल ले रहे थे, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल दिया था, आई मेट यू यस्टरडे, यस्टरडे एक शब्द था तो एडवर्ब ऑफ टाइम था। जब मैंने कहा आई मेट यू लास्ट वीक, तो लास्ट वीक 2 शब्दों का समूह, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। तो बिल्कुल यहां पे भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम ही है, 4 शब्दों का समूह है। अ फ्यू मंथ्स बैक, आई मेट हिम अ फ्यू मंथ्स बैक। इन द क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, adverbial phrase of time. Now question number 19, what does it say? Do not go there till my return. Do not go there till my return. वहां मत जाओ जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, राइट। तो यहां पे न जाने का यानी वर्ब के होने का समय बताया जा रहा है, तो टिल माई रिटर्न अगेन क्या हो गया, वो भी सेम है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, वर्ब के होने का समय। दे वेंट टू बुक मार्केट टू बाई बुक्स, बहुत आसान अगेन। अब कोई पूछे कि वाई डिड दे गो टू बुक मार्केट, वो बुक मार्केट क्यों गए, यानी वर्ब के होने का कारण, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। क्या रीजन या पर्पस था, किताब खरीदना, तो टू बाई बुक्स जो है ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन दिस इज व्हाट, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन आर पर्पस। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन आर पर्पस। तो दैट्स द पर्पस कि वो बुक मार्केट क्यों गए। चलिए अगला सेट आपके सामने, दीपक 16 आउट ऑफ 20। आंसर करें, स्कोर कार्ड हम लेंगे बाद में, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं।
I shall solve this question in your presence. Residents must quickly and quietly exit the building during the fire drill. Her husband almost always forgets to take out the trash. Manish cannot succeed without hard work. On being scolded, she left the room. Mitali undertook quite a tiring journey to reach here. Nobody knows her whereabouts for a long time. I bought a very cheap pen yesterday. A tired mind cannot do work well. How can you believe a dishonest person? बताइए फटाफट. बहुत अच्छी बात सत्या, आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई 5 दिन की. लव यू भाई प्रिंस. चलो आंसर करो क्वेश्चन फटाफट. धीरेन्द्र बेटा फ्री ही है ये 4 लेक्चर्स तो ऐप पे फ्री ही हैं और जितना ज्ञान मिलता है वो सब फ्री ही है. 1200 रुपये में 120 घंटे से ज़्यादा की सिस्टमेटिक क्लास, अपडेटेड कंटेंट, जीवन भर का बोझ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी वो सब दूर हो जाएगा. उसमें फ्री ही है ये. घर पे बैठ के ना कहीं जाना है ना आना है. थोड़ा तो लिखने से पहले सोचा भी करो. मनराज ड्यूरेशन आपकी करीब 120 घंटों की है तो आप अंदाज़ा लगा लें ये 4 से 4.5 महीने जाते हैं एक बैच में लगभग. बैच के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चंस बढ़ेंगे. मान लो मैं अब नाउन में चैप्टर्स के अंदर 125-150 के करीब क्वेश्चन ऐसे ही लाइव डिस्कस होते हैं. तो क्लास के बैच के पेस के ऊपर डिपेंड करता है. तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि भाई 4 महीने में ही पूरा हो जाएगा या 4.5 में. 4 से 5 महीने के बीच में पूरा होगा कोर्स. बिल्कुल बिल्कुल संगम. चलिए जी. स्मार्ट बोर्ड लाऊं? हाँ अजय आ जाएगा. स्मार्ट बोर्ड में कई सारी दिक्कतें भी आती हैं. अभी पढ़ो यहाँ पे. मैं लिखने को और मिटाने को तैयार हूँ तो आपको क्या दिक्कत है. उसमें हमारी आंखों पे भी बहुत जोर पड़ता है वो, क्योंकि पूरा स्क्रीन लिटअप रहता है. आइए. आई थिंक टाइम इज अप नाउ. 3 मिनट हो गए पूरे आपके. सेंटेंस को समझ लेते हैं यहाँ पे. आई शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर प्रेजेंस. क्वेश्चन नंबर 21. आई शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर प्रेजेंस. अब ये क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्बियल फ्रेज. क्यों एडवर्बियल फ्रेज हो गया भाई? क्यों एडवर्ब है ये? क्योंकि सॉल्व यहाँ पे वर्ब हो गया कि मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारी उपस्थिति में सॉल्व करूंगा. यानी वर्ब के होने का समय. कि अगर कोई पूछे कि कब करोगे, भाई जब वो आएगा उसकी उपस्थिति में. तो इन योर प्रेजेंस इज व्हाट? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम. चलिए अगले पे चलते हैं. रेजिडेंट्स मस्ट क्विकली एंड क्वाइटली एग्जिट द बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर ड्रिल. अगेन इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट. वाई? बिकॉज एग्जिट आपके पास वर्ब है और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है. देखो एडवर्ब चैप्टर से पहुंचने से पहले ही कितना ज्ञान आपके पास एडवर्ब का हो गया है कॉमन सेंस के आधार पे. तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है कि भाई फायर ड्रिल के दौरान जो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके से जाना है. तो क्विकली, तेजी से, एंड क्वाइटली, शांतपूर्वक. हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स टू टेक आउट द ट्रैश. अब बीवी ने कह रखा है कि जब घर से वापस सुबह निकला करो ऑफिस के लिए तो जो कूड़ा है घर का ना वो उठा के ले जाया करो, फेंक दिया करो बाहर या जहाँ पे भी डालना है. तो कूड़ादान में ही डालना है डेफिनेटली. लेकिन पति देव जो हैं वो बेचारे लगभग रोज ही भूल जाते हैं. देख रहे हो आप, हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स. तो फॉरगेट्स हो गया यहाँ पे वर्ब और इस वर्ब को मॉडिफाई ये दोनों एडवर्ब कर रहे हैं. लगभग हमेशा ही भूल जाते हैं पतिदेव कूड़ा बाहर ले जाने के लिए. तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज. राइट.
एडवर्बियल फ्रेज। ऑलमोस्ट और ऑलवेज दोनों मिलाकर के, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी हो गया और ऑलमोस्ट एक तरीके से उस समय डिग्री बता रहा है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को। मनीष कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, बहुत आसान, नहीं सफल हो सकता है, सफल होना, वर्ब, राइट, विदाउट हार्ड वर्क, एक तरीके से कंडीशन बताई जा रही है। जैसे कहा जाता है ना, बचपन से सेंटेंस पढ़ रहे हो आप, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट यू विल गेट सक्सेस, या यू विल सक्सीड, सक्सीड वर्ब है, सक्सेस नाउन है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। आई वॉन्ट टू बी सक्सेस बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, सक्सेस इज नाउन, सक्सीड इज वर्ब, सक्सेसफुल इज एडजेक्टिव। एनीवे, सो यहां पे मनीष कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, एक तरीके से कंडीशन रखी जा रही है कि बिना मेहनत के वो सफल नहीं हो सकता। तो अगेन एडवर्बियल फ्रेज, सबके सब लगातार एडवर्बियल फ्रेज दिख रहे हैं आपको, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ कंडीशन हो गया एक तरीके से कि भाई सफल होने की शर्त क्या है, मेहनत। ऑन बीइंग स्कोल्डेड शी लेफ्ट द रूम, अब पूछा जाए व्हाई डिड शी लीव द रूम, वो कमरा छोड़कर क्यों चली गई, यानी वर्ब के होने का कारण, जब उसे डांट पड़ी, ऑन बीइंग स्कोल्डेड, तो डांट पड़ने के बाद वो रूम छोड़कर चली गई, तो अगेन एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। पूरा पूरा लिख लेना। अच्छा, नोट्स आपने बनाना है हैंड रिटन, मेरे पास ना कोई नोट्स होता है एज सच, ना मैं कभी नोट्स से जीवन में पढ़ाया, हर बार जो एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो शेयर करता हूँ क्लास में। तो आप अपना नोट्स बनाइए डिटेल में, और ऐसा बनाइए कि शेयर भी कर सकिए मेरे साथ, राइट, सिस्टमेटिक। वीडियोज आपके पास नहीं है पर्याप्त। मिताली अंडरटुक क्वाइट अ टायरिंग जर्नी टू रीच हियर, बहुत आसान, जर्नी यात्रा हो गई, और उस यात्रा को डिस्क्राइब कर रहा है क्वाइट अ टायरिंग, तो काफी थकाऊ, तो मिताली को इस जगह पे पहुंचने के लिए काफी थकाऊ यात्रा करनी पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्वाइट अ टायरिंग, जो कि जर्नी को मॉडिफाई कर रहा है। नोबडी नोज हर वेयर अबाउट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर अबाउट्स का क्या मतलब होता है, किसी का पता, यानी किसी को नहीं पता है कि वो कहां पे है काफी लंबे समय से। तो हर वेयर अबाउट्स 27th में ये क्या हो गया, क्योंकि नोज लिखा हुआ है, देखो आप, नोज क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पता है, तो उसका पता, वेयर अबाउट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउन फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, वेयर अबाउट्स, नाउन फ्रेज एज इन ऑब्जेक्ट। आई बॉट अ वेरी चीप पेन यस्टरडे, अ वेरी चीप पेन, पेन नाउन हो गया, तो 28th में भी क्या है भाई, एडजेक्टिव फ्रेज है। अ टायर्ड माइंड कैनॉट डू वर्क वेल, एक थका हुआ दिमाग अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता, तो कैन हेल्पिंग वर्ब, राइट, डू मेन वर्ब, कैनॉट डू वर्क वेल, और यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब से पहले क्या, सब्जेक्ट। तो टायर्ड माइंड, ये जो हमारे शब्द हैं, ये क्या है भाई, इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दिख रहा है, हाउ कैन यू बिलीव अ डिसऑनेस्ट पर्सन, हाउ कैन यू बिलीव अ डिसऑनेस्ट पर्सन, बाद में लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं दिख रहा है। तो बिलीव वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी किसको, किसको बिलीव नहीं कर सकते, तो अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो अगेन नाउन फ्रेज, और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है आदित्य, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है, समझते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 से 40, अगेन 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और आंसर करिए।
मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूं. शी कन्फेस्ड हर मिस्टेक, हर एज इज नॉट नोन, शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हर अराइवल, आई हैव ऑलरेडी हर्ड योर वर्जन अटेंटिवली. यहां पे सिर्फ योर वर्जन को बताना आप, अटेंटिवली वो गलती से दिख रहा है बोल्ड. यू हैव कमिटेड अ क्वाइट सीरियस मिस्टेक. Your viewpoint seems appropriate and convincing in this situation. Your success is very inspiring for the young generation. The proposal of yours is not acceptable. I am tired of your habit of late coming. To win the first prize is my priority. Yes. 10 statements, 10 sentences. Tell me. वरुण, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम, कौन सा टेंस है बेटा? ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है ना. ये पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो अभी बताया कुछ फ़ायदा होगा नहीं, न क्योंकि न तो वर्ब का पता है, न मॉडल वर्ब्स का पता है, न वॉइसेस में क्लैरिटी है. तो ऐसे सच बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे फोकस करो आप. चलिए, अभिषेक ने सारा आंसर कर दिया है, बहुत अच्छे. नहीं वरुण, वुड के बड़े सारे यूसेज हैं. वुड के बहुत सारे यूसेज हैं. मॉडल वर्ब का फंक्शन ही ये होता है कि वो आपके नॉर्मल वर्ब के जैसे फंक्शनिंग करते हैं. उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. गौरव, पेमेंट नहीं हो रहा है. एक बार चेक कर लेना, क्लास के बाद हो जाएगी पेमेंट. कहीं कोई मुश्किल नहीं है पेमेंट में अभी. चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं. शी कन्फेस्ड हर मिस्टेक. इट्स वेरी इजी अगेन. क्वेश्चन नंबर 31. क्या कन्फेस किया है? हर मिस्टेक. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन फ्रेज. किस तरह का रोल निभा रहा है? ऑब्जेक्ट का. 32nd क्वेश्चन. 32nd क्वेश्चन. हर एज इज नॉट नोन. अगेन बहुत आसान. कोई पूछे व्हाट इज नॉट नोन, किसके बारे में नहीं पता है? तो उसकी उम्र के बारे में. इज के पहले जो आ गया सब्जेक्ट, दो शब्दों का समूह, तो नाउन फ्रेज. काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का. 33rd क्वेश्चन. 33rd क्वेश्चन. शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हर अराइवल. अब देखो, इस तरह का शायद सेंटेंस अभी तक नहीं देखा था आपने. अभी आपको बात की थी मैंने इसके बारे में कि शी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ. ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन. ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसके बारे में उसने मुझे इन्फॉर्म किया है? तो उसके आगमन के बारे में. तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है हर अराइवल, हर अराइवल, राइट, ये क्या है? दिस इज नाउन फ्रेज, जो कि काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. ठीक है. यू हैव कमिटेड अ क्वाइट सीरियस, सॉरी, आई हैव ऑलरेडी हर्ड योर वर्जन. मैंने कहा है 34th में आपको योर वर्जन के बारे में बताना था. तो बहुत आसान. अगेन हर्ड योर वर्जन. अटेंटिवली तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. योर वर्जन क्या है? नाउन फ्रेज है, जो कि हर्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. कि मैंने क्या सुना? तो मैंने तुम्हारा वर्जन बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया है. You have committed a quite serious mistake. You have committed a quite serious mistake.
अगेन वेरी इजी, मिस्टेक शब्द नाउन और क्वाइट और सीरियस ये दोनों मिल करके उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, अ क्वाइट सीरियस मिस्टेक। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए भाई, अ क्वाइट सीरियस मिस्टेक। दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। 36। बिल्कुल बबलू जी, लाइव क्लास है ये। हाँ जी, 34th में नाउन फ्रेज है। हाँ प्रेम, ले लिया आपका नाम भाई। तो ये नाउन फ्रेज, योर वर्जन वाज नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वाइट सीरियस के बाद मिस्टेक आपने लिखा था, तो दिस इज व्हाट, एडजेक्टिव फ्रेज। 36th में क्या है भाई, योर व्यू पॉइंट सीम्स अप्रोप्रिएट एंड कन्विंसिंग, अभी समझाया है। अपीयर, सीम, बिकम, इन तरह के जो शब्द हैं, साउंड, राइट, स्मेल, ये सब के सब स्टेटिव वर्ब हैं, और स्टेटिव वर्ब को हमेशा मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सीम्स तो वर्ब है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों हो गया। नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना कि भाई 36 में सीम्स जो है ये किस तरह का वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का मतलब स्टेट बताना, अवस्था बताना। कौन बताएगा किसी नाउन की अवस्था, विशेषता, एडजेक्टिव। तो यहां पे अप्रोप्रिएट और कन्विंसिंग जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है 36 में, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि स्टेटिव वर्ब इज क्वालिफाइड बाय या मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट। स्टेटिव वर्ब को हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो क्या मतलब है कि जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है वो इस परिस्थिति में जो है सही मालूम पड़ता है और कन्विंसिंग लग रहा है कि सही बात है, जो तुम कह रहे हो वो सही बात है। योर सक्सेस इज वेरी इंस्पायरिंग। 37 बहुत आसान, योर सक्सेस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और वेरी इंस्पायरिंग क्या है, उस सब्जेक्ट के स्टेट को बता रहा है, तो एडजेक्टिव है, इज वहां पे स्टेटिव वर्ब हो गया। योर सक्सेस इज वेरी इंस्पायरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास जो है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। 38 में क्या है भाई सेंटेंस, द प्रपोजल ऑफ योर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो एक्सेप्टेबल वैसे भी एडजेक्टिव दिख रहा है आपको, तो तुम्हारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रपोजल ऑफ योर्स, अब देख रहे हो ये चार शब्दों का समूह क्या है, नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, और इसका स्टेट बताया जा रहा है कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज। आई एम टायर्ड ऑफ, अब ऑफ प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद जो लगाओगे वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट। तो 39th में बहुत आसान, दिस इज नाउन फ्रेज, काम कैसा कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। टायर्ड ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद योर हैबिट ऑफ लेट कमिंग। लेट कमिंग के बीच में आपको हाइफन लगाना चाहिए, या योर हैबिट ऑफ कमिंग लेट कर भी कर सकते हैं। टू विन द फर्स्ट प्राइज इज माई प्रायोरिटी, बहुत आसान 40th में, टू विन द फर्स्ट प्राइज, अब इज लगा हुआ है, इसके पहले जो भी कुछ है वो सब्जेक्ट है, यानी यहां पे क्या आ गया, नाउन फ्रेज एज इन सब्जेक्ट। टू विन द फर्स्ट प्राइज इज माई प्रायोरिटी में ये नाउन फ्रेज था। ठीक है, तो बस इतना बताना था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।